हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम लोग विविध में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करें हैं। इससे पहले वाले सेशन में 48 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। आज का जो सेशन है 49 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट सेशन है प्रीवियस ईयर का। इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 49 नंबर है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव 1987 में प्रारंभ हुआ था। विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महान सूफी संत कबीर के महापरिनिर्वाण स्थली पर 1987 से लगातार मगहर महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। 2012 और 2017 में विधानसभा चुनाव के कारण इस आयोजन को स्थगित कर दिया गया था और यह महोत्सव जो होता है 12 से 18 जनवरी के बीच आयोजित होता है। 50 नंबर है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो बताइए, पूर्व सोवियत संघ का वह कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो इसका सही जवाब है लिथुआनिया। यूएसएसआर से स्वतंत्र मतलब कि होने वाले जो देश हैं, लिथुआनिया है 11 मार्च 1990, जॉर्जिया है 9 अप्रैल 1991, एस्टोनिया है 20 अगस्त 1991 और यूक्रेन है 24 अगस्त 1991। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 51। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही जवाब क्या है बताइए। तो देखिए, अगर बात करें तो थॉमस कप पुरस्कार जो दिया जाता है बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थॉमस कप पुरुषों के लिए बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के प्रथम अध्यक्ष सर जॉर्ज एलन थॉमस के द्वारा 1939 में इस प्रतियोगिता का विचार दिया गया था। प्रथम थॉमस कप का आयोजन 1948-49 में क्वींस हॉल प्रिस्टन में हुआ। प्रथम थॉमस कप मलेशिया ने डेनमार्क को जो है 8-1 से हराकर जीता था। थॉमस कप प्रतियोगिता 2022 का विजेता को हराकर बना। 52 है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से, बी ऑप्शन। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। यह भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसका प्रारंभ 1888 ईस्वी से हुआ था। 2016 में यह प्रतियोगिता आर्मी ग्रीन ने जीती। 2021 में यह प्रतियोगिता फुटबॉल क्लब गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को जो है पराजित करके जीती। इसके बाद है 53, 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहां मनाया गया? 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहां मनाया गया? तो हरिद्वार में। शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में 1998 में आयोजित हुआ था। ये 1997-98 में प्रश्न पूछा गया था, तो उसके संदर्भ में ये सही जवाब हो जाएगा। प्रेजेंट में आप बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। भारत में हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य 3 स्थानों पर जो है मतलब कुंभ मेले का आयोजन होता है। इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज में तब्दील हो चुका है, यानी पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज है, नासिक और उज्जैन। यहाँ पे इन चारों जगहों पे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, यहाँ पे प्रति 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। 54 है, जंतर मंतर का निर्माण किया था किसने? जंतर मंतर का निर्माण करने वाला कौन था? इसका सही जवाब क्या है? जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने। किसने? महाराजा जय सिंह ने। जयपुर में स्थित है जंतर मंतर। इसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था। यह मुबारक महल के बाहरी प्रांगण में स्थित है। सम्राट यंत्र, राम यंत्र, राशि विलय यंत्र, कपाली यंत्र, जंतर मंतर वेधशाला के प्रमुख यंत्र है जिनसे सूर्य एवं चंद्रमा की गति और तारों की स्थिति शुद्ध रूप से दर्शाई गई है और 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक ठीक ठीक जो है समय ज्ञात हो जाता है। उल्लेखनीय है कि सवाई जयसिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान के लिए 5 वेधशालाएं कहां पर? तो दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर में जो है बनवाई थी, जिनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी और अत्यंत तर्क संगत है। 55 है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना किलोग्राम होता है? एक वयस्क भारतीय हाथी का, एलिफेंट का जो भार होता है लगभग कितना किलोग्राम होता है? तो 5000 किलोग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 5000 किलोग्राम होता है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बात करें तो एक वयस्क भारतीय हाथी का भार 2000 से 5000 किलोग्राम के बीच होता है। अब तक का सबसे वजनी हाथी अफ्रीका में जो है पाया गया है, जिसका भार लगभग 7000 किलोग्राम था। एक वयस्क भारतीय हाथी प्रतिदिन 250 से 300 किलोग्राम तक का जो है भोजन करता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 56 है, स्विट्जरलैंड के बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन कौन सी हैं? स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली जो प्रधान भाषाएं हैं, जर्मन है, फ्रेंच है और इटालियन है। क्या क्या है? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। इसके अतिरिक्त रोमांस जो है भाषा, ये स्विट्जरलैंड में बोली जाती है। इसके मतलब कि बोलने वालों की जो संख्या बहुत कम है, 0.9% है। 57 है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। बताइए, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये 2 नागरिक कौन कौन है? नाम क्या है? याद रखिएगा, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर ये भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। खगोल शास्त्री एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक शास्त्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए और हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम आर्टिफिशियल जीन के संश्लेषण के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोनों वैज्ञानिकों का जन्म भारत में हुआ था। इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। 2009 में वी रामकृष्णन को रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो भारतीय मूल के हैं, तथा यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका को मतलब कि इनकी दोहरी नागरिकता है, ये नागरिक हैं। 58 है, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिनको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? वह कौन एकमात्र भारतीय है जिनको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? तो नाम है स्वराज पाल को। स्वराज पाल एकमात्र भारतीय जिसे ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है। भारतीय मूल के स्वराज पाल को ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है। स्वराज पाल को ब्रिटेन ने 1996 में लाही पीर की उपाधि प्रदान की। लाही पीर की उपाधि प्राप्त व्यक्ति आजीवन हाउस ऑफ लॉर्ड का मानद सदस्य बना रहता है। इसके बाद 59 है, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए, कुछ देश का नाम है, 4 देशों का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वह देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है। देखिए, अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। रट जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जर्मनी। अस्थायी सदस्य जर्मनी नहीं है। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं कौन कौन है, इसको रट जाइए, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस और यूएसए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस और यूएसए। 60 नंबर है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स के द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था 1903 में। 61 है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। इटली की सुप्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी गैलीलियो ने दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप की खोज की थी। टेलीस्कोप के साथ साथ गैलीलियो ने जड़त्व के नियम और गति के समीकरण के निर्माण में भी योगदान किया। 62 है, निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, हेमेटाइट। खनिज लौह मुख्यतः 4 प्रकार के अयस्कों में मिलता है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो देखिए, खनिज लौह मुख्यतः 4 प्रकार के अयस्क में मिलता है। 72% जो है मैग्नेटाइट में, हेमेटाइट 70%, लिमोनाइट जो है 60% और सिडेराइट 48%। इसके अलावा टैकोनाइट, चेम्सोसाइट और पाइराइट भी लौह अंश पाए जाते हैं। इसमें भी लौह ऐसे कुछ मात्राएं पाई जाती है, किंतु इसमें धातु अंश 30% से भी कम होने के कारण इनका आर्थिक महत्व नगण्य है। 63 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? तो
इसका सही जवाब है नॉन एलिगमेंट मूवमेंट का नेता कौन था? तो भारत था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया और औपचारिक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन मार्शल टीटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। इस आंदोलन की 18वीं मध्यावधि बैठक 4 से 6 अप्रैल 2018 के बीच बाकू यानी अजरबैजान में जो है आयोजित की गई थी। मदर टेरेसा की जन्मभूमि क्या है? आपको बताना है मदर टेरेसा का जन्म कहां पर हुआ था, किस देश में हुआ था? मदर टेरेसा की जन्मभूमि अल्बानिया है। कहां पर थी? अल्बानिया। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में 26 अगस्त को हुआ था। मैसिडोनिया के स्कोपजे नामक शहर में हुआ था। 6 जनवरी 1929 को ये कलकत्ता आई और मदर टेरेसा है इन्होंने निर्धनों और बीमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था को स्थापित की तथा कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों के लती लोगों के लिए, दीन दुखियों के लिए, गरीब लोगों के लिए निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना की। मदर टेरेसा को जो है 1979 में नोबेल पुरस्कार या नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया, नोबेल का शांति पुरस्कार। 65 है, कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? वह 2 राज्य हैं जो चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य था। कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित जंगलों में छिपकर रहने वाले कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य वार्तालाप कर रहे थे। 66 है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का जो श्रेय जाता है, किसको जाता है? तो देखिए, अगर बात करें तो याद रखिएगा, अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान तथा विकास का जो श्रेय जाता है वो जाता है वी साराभाई को। विक्रम साराभाई को जाता है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान एवं विकास के प्रेरणा स्रोत सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई रहे हैं। 1962 में गठित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। डॉक्टर साराभाई की अध्यक्षता में ही उक्त समिति को जो है 1969 में पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो नाम दिया गया। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जो जनक हैं वो कौन है? परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जो जनक हैं वो हैं कौन? H.J. भाभा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। डॉक्टर भाभा ने 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा जनन का कार्यक्रम निर्धारित किया। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इसी दिशा में विकसित हो रहा है। 68 है, शांति उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज्यादा आगे है? शांति उद्देश्य के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से जो है बहुत ही ज्यादा आगे है? इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। जैसे भारत के परमाणु परीक्षण के अनुसरण में परमाणु परीक्षण करने वाले पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम परमाणु हथियार विकसित करने पर केंद्रित है। भारत के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परमाणु विद्युत जनन के माध्यम से उसका शांतिपूर्ण प्रयोग है। 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित करके परमाणु अनुसंधान का उपयोग शांतिपूर्ण प्रगति के उद्देश्य से करने की जो है भारत ने घोषणा की। भारत परमाणु विद्युत जनन और परमाणु संबंधी अन्य ऐसे प्रयोगों जो मानव जीवन को उन्नत बनाते हैं, जैसे चिकित्सा, खाद्य परीक्षण आदि के दृष्टिगत जो है पाकिस्तान से बहुत आगे है। 69 है, भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? भारत में निर्मित टैंक का नाम है अर्जुन। भारत के द्वारा स्वदेश निर्मित मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन को 15 जून 1993 को सफल परीक्षण के पश्चात भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। इस टैंक का विकास रक्षा एवं अनुसंधान विकास यानी डीआरडीओ के द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स आदि के सहयोग से किया गया है। अर्जुन टैंक का विकास भारत में ही किया गया है, किंतु इस टैंक की ऊर्जा एवं संचार प्रणाली आयातित है। 70 नंबर है,
मोहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? मोहाजिर कौमी आंदोलन क्या है आपको बताना है। तो देखिए, मोहाजिर कौमी जो आंदोलन है, ये जो है इसको बताइए क्या है। तो ये पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, मोहाजिर कौमी आंदोलन पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। तो जो मोहाजिर कौमी आंदोलन है मुख्यतः भारत से गैर मुसलमानों के साथ किए जाने वाले भेदभाव और उनके साथ द्वितीय दर्जे के नागरिक की तरह जो है आचरण किए जाने के विरुद्ध आवाज उठाता है। जो भारत से गए हैं, जो मुसलमान हैं और वहां पे इनके साथ भेदभाव किया जाता है, द्वितीय दर्जे दिए जाते हैं नागरिकता के आचरण के संदर्भ में, तो इन्हीं के आवाजों को बुलंद करने के लिए जो है मुहाजिर कौमी आंदोलन जो है मतलब कि आवाज उठाता है। और इसके नेता जो है अल्ताफ हुसैन है। कौन है? तो मुहाजिर कौमी आंदोलन के नेता हैं अल्ताफ हुसैन। 71 है, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पंछी है जो उड़ नहीं सकता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, वह है कीवी। है पंछी पर उड़ता नहीं है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पंछी है। पंछी वर्ग में शामिल कीवी उड़ नहीं सकता परंतु बहुत तेज दौड़ सकता है। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया। चिपको आंदोलन का जो संबंध है किससे है, आप बताइए। तो देखिए, जो चिपको आंदोलन है, अगर बात करें तो चिपको आंदोलन है वृक्षों को बचाने के लिए चलाए गए आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया था। और इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, भाले कुल्हाड़े चमकेंगे, भाले कुल्हाड़े चमकेंगे, हम पेड़ों पर चिपकेंगे, पेड़ों पर हथियार उठेंगे, हम भी उनके साथ कटेंगे। इसी नारे के साथ 1973-74 में पेड़ों को बचाने के लिए मंडल चमोली की महिलाओं ने गौरी देवी के नेतृत्व में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपककर अहिंसक चिपको आंदोलन शुरू किया। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा आदि पर्यावरणविदों ने चिपको आंदोलन को विश्व में पहचान दिलाई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। ये किसके लिए, ये जो योजना है किसके लिए है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना है, इसका जो संबंध है विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। जो विद्यालय की शिक्षा है, इस शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से सुधारने के लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कार्यक्रम चलाया गया है। इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत जो है देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन और भौतिक संसाधन में सुधार लाना। 1987-88 में ये जो है मतलब कि योजना आरंभ हुई थी। प्रत्येक चल रहे विद्यालय में 2 बड़े कमरे, कम से कम 2 शिक्षक और आवश्यक शिक्षण जो है सामग्री की व्यवस्था करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 2002 से 2003 के बीच यह योजना सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दी गई। 74 है, स्टार टीवी का मालिक कौन है? स्टार टीवी, तो इसका सही जवाब है रूपर्ट मर्डोक। मीडिया गूगल के रूप में या मुगल के रूप में प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया में जन्मे जो है अमेरिकी निवासी रूपर्ट मर्डोक ने जो है आपका मीडिया जो गूगल है इसके संदर्भ में अगर बात करें तो प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया में जन्मे अमेरिकी निवासी रूपर्ट मर्डोक ने 1993 में हांगकांग की कंपनी से स्टार टीवी का अधिग्रहण किया था। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देश के बीच मित्रता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को कायम रखना। कोरिया युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत प्रारंभ हुई। इस वार्ता के फलस्वरूप भारत और तिब्बत क्षेत्र के बीच वाणिज्य तथा अन्य संबंधों के विषय में भारत चीन संधि पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में पंचशील के 5 समझौतों का उल्लेख किया गया था। पंचशील के जो सिद्धांत थे, पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना पर आचरण करना। दूसरा, अनाक्रमण यानी आक्रमण पहले न करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर न करना, परस्पर समानता एवं मित्रता की भावना रखना और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को कायम रखना। यह पंचशील समझौता का सिद्धांत। 76 से प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? बताइए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 को। बी ऑप्शन। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट बैकानूर में रूसी केंद्र से कॉस्मोस रॉकेट से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इस उपग्रह के माध्यम से भारत में उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन प्रयोग जो है प्रारंभ हुए।
77 है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो तमिलनाडु का। 78 है, विश्व में किस देश ने जो है विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र जो है घोषित किया है? बताइए, विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो नेपाल इसका सही जवाब है। पूर्व में नेपाल ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र जो है घोषित किया था। अप्रैल 2006 को लोकतांत्रिक क्रांति की सफलता के उपरांत संसद ने 18 मई 2006 को नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। 79 है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसने दिया? भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? किस राज्य को दिया गया है? किस जगह को दिया गया है? तो कर्नाटक के बंगलौर यानी बंगलुरु को भारत के सिलिकॉन घाटी के नाम से जो है जाना जाता है। 80 नंबर है, निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध हैं? निकोलस कोपरनिकस इसलिए प्रसिद्ध हैं कि यह बताने में सफल हो गए थे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। तो निकोलस कोपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया था हेलियोसेंट्रिक का। इन्होंने कहा था कि जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। निकोलस कोपरनिकस ने गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में मिली सफलता के फलस्वरूप टॉलमी की एक मान्यता को खंडन कर दिया। टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पृथ्वी के चारों तरफ ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं, सूर्य भी चक्कर लगाता है। कोपरनिकस ने इनके तर्क को जो है पलट दिया और कहा कि सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और ब्रह्मांड के अन्य ग्रह की भांति पृथ्वी भी सूर्य की चक्कर लगाती है या परिक्रमा करती है। इसके बाद है दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? दक्षेस यानी शार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग के संदर्भ में दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य रखा गया था। इसके बारे में अगर बात करें तो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान की पहल पर 8 दिसंबर 1985 को स्थापित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी दक्षेस का मुख्य उद्देश्य था सदस्य देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 82 है, सही कथन चुनना है। सही कथन क्या है? तो इसमें जो पहला कथन है वो सही है। आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है। आर्यभट्टीय एक क्या है? गणितीय ग्रंथ है। आर्यभट्ट 5वीं सदी ईसा पूर्व के महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। आर्यभट्टीय गणित संबंधी ग्रंथ है। लीलावती के रचनाकार भास्कर सेकंड थे। ठीक है, पंच सिद्धांतिका के रचयिता वरामिहिर थे और जो कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। गणित सार संग्रह में शून्य को भी संख्या माना गया है। 83 है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, अगर बात करें तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार जो थे वंदे मातरम ये बांग्ला लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने इस गीत की रचना की थी। सन्यासी विद्रोह के पृष्ठभूमि पर रचित आनंद मठ नामक पुस्तक से वंदे मातरम गीत जो है उद्धृत है। 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। कब? तो कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इस गीत को गाया गया। इसके बाद है, ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नांकित कथनों में से कौन सत्य है? ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? तो देखिए, इसकी रचयिता रोमी देव हैं। कौन है इसकी रचयिता? कौन है? रोमी देव हैं, बिल्कुल सही। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है, बिल्कुल सही। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन के हाथों हुआ, यानी उपरोक्त सभी जो है सत्य है। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट को कपिल देव की पत्नी रोमी देव ने लिखा था, जिसे ऑस्कर प्रकाशन ने क्या किया? ऑस्कर प्रकाशन ने 1995 में प्रकाशित किया। कपिल देव के खेल जीवन का विवरण देने वाली इस पुस्तक का विमोचन एम.एफ. हुसैन ने किया था। 85 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वह कौन सा कारक है जो कि योगदान नहीं करता है? वह है आपका आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। आक्रामक राष्ट्रवाद की जो भावना है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर करने के लिए योगदान नहीं करता है, बल्कि संबंध को कमजोर करता है। इसके बाद अगर बात करें तो आक्रामक राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बाधा कारक है।
शेष तीनों विकल्प अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहायक सिद्ध होते हैं। जापान और जर्मनी का राष्ट्रवाद आक्रामक राष्ट्रवाद ही था, जिसके कारण तत्कालीन समय में अंतर्राष्ट्रीय जगत विपरीत रूप से प्रभावित हुआ। 86 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद निम्न में से कौन सा देश वह अस्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से वह कौन सा देश है जो अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं है? वह है आपका जापान। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 देश जो है कौन कौन से? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन अस्थायी सदस्य हैं। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में शेष जो है 10 अस्थायी सदस्य देशों का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है। और हाल ही में भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब क्या है बताइए। तो देखिए, अगर बात करें 87 का जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? देखिए 87 का जवाब है, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन। भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 और 1971 के तहत 1971 में की गई थी। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित 1970 में विधान पारित किया था, लेकिन वहां यह संस्था 1983 में जाकर अस्तित्व में आई थी। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में 1971 में एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? एएस आनंद 1990 के दशक में जो ये 1990 के दशक का प्रश्न है, लेकिन मतलब कि प्रश्न का जो मतलब कि जो विधि है, जो कह सकते शैली है, देख लीजिए आप कैसा पूछा गया कि कह रहा कि एएस आनंद 1990 के दशक में, और पूछा गया है कब? 2022 में ये प्रश्न। 1990 के दशक के अंत में किस पद पर ये कार्यरत थे? तो भारत के ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आदर्श सेन आनंद, एएस आनंद जिन्हें कहते हैं, आदर्श सेन आनंद 1990 के दशक के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल अक्टूबर 1998 से अक्टूबर 2001 तक था। इनका जन्म 1936 में जम्मू में हुआ था। 89 है, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो वैश्वीकरण के पीछे जो मुख्य विचार है वो है आपका आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ कार्य करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करना ही वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। इसका उद्देश्य है, यहां आपसी सामान्य दृष्टिकोण का आशय है समान नियमों के आधार पर प्राप्त लाभ तथा राष्ट्रों के बीच वितरण। इन लाभों का राष्ट्रों के बीच वितरण है, आवंटन है। इस संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन का उदाहरण दिया जा सकता है, WTO का उदाहरण लिया जा सकता है। नौकरशाही का कार्य क्या है? नौकरशाही का कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करना, पहला कार्य है। प्रशासन को चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, यानी नौकरशाही का कार्य है उपरोक्त सभी। नौकरशाही का प्रमुख कार्य प्रशासन संचालन से है। विधायिका नीति निर्माण के उपरांत कार्यपालिका को यह उत्तरदायित्व सौंपती है कि वह इन नीतियों को लागू करे। कार्यपालिका इन नीतियों को नौकरशाही के माध्यम से लागू करवाती है और साथ ही साथ नौकरशाही दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन में मंत्रीगण की सहायता भी करती है। 91 है, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो इसका सही जवाब है, बताइए, स्वीडन। कौन है? स्वीडन। यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। अक्टूबर 2014 में स्वीडन के द्वारा फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। 30 सितंबर 2015 को पहली बार न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय पर फिलिस्तीन का ध्वज लगाया गया। 92 है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 93, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की।
स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी और राधिका देवी प्रमुख हैं। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। 94 नंबर है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। 95 है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम राम प्यारी देवी था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण कब लगता है और सूर्य ग्रहण कब लगता है, इसको ध्यान में रखना है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं इन दोनों से। जब देखिए यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, मान लीजिए ये सन है, जब सन है, ठीक है, और जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा, किसके? मून के बीच, मून और सन के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा तो हो जाएगा आपका क्या? चंद्र ग्रहण। यानी पृथ्वी क्या करेगा? चंद्रमा पर प्रकाश जाने से रोक देगा, तो इसको बोलते हैं मतलब कि चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण में क्या हो जाएगा? जो मून है यहां पे आ जाएगा पृथ्वी की जगह पे, यानी सूर्य और मतलब कि पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा, तब सूर्य ग्रहण होगा। यानी सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, चंद्रमा रोक लेता है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, ठीक है, चंद्रमा बीच में होगा। किसके किसके? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में। इसके बाद 97 है, सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। देखिए 22 दिसंबर के दिन जो होते हैं सबसे छोटा होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे कम यानी सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि जो है समान होती है। और इसी के साथ जो है आज का जो सेशन है वो समाप्त हो जाता है। पूरी सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न थे बीपीएससी से रिलेटेड, ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज था। आप 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत आपके लिए बेनिफिट है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।